जय हिंद साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे प्यारे साथियों, आज तक मैंने अपने बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया और अब की बार मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने बारे में भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा फिर से अब की बार जेआरएफ हो गया है। और ये जो मेरा अब की बार का जेआरएफ है, ये 100% आपको किसी ना किसी तरीके से मोटिवेशन करेगा, आपके लिए किसी ना किसी तरीके से एक सीख बनेगा। तो यहाँ पर मैं आज अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने किस तरीके से पढ़ाई की है, मैंने क्या क्या पढ़ा है, और सारी बातों पर मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। देखो, अब की बार का जो पेपर हुआ था नेट जेआरएफ का, इसमें मेरा जो स्कोर था वो 99.08 परसेंटाइल था। और आंसर की के अकॉर्डिंग जो मेरा स्कोर था, मैंने फाइनल आंसर की नहीं मिलाई, और मेरी जो प्रोविजनल आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग मेरे फर्स्ट पेपर में 73 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, और ज्योग्राफी में मेरे 73 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में मेरे 33 क्वेश्चन और ज्योग्राफी में मेरे 73 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे। ठीक है, तो ये था मेरा अब की बार स्कोर के बारे में। और अब की बार मेरा जो जेआरएफ था वो टोटल तीसरी बार जेआरएफ था। अब तक मेरा टोटल 2 बार नेट हो चुका है और 3 बार जेआरएफ हो चुका है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम 2 बार मैंने जब पेपर दिया था पीजी के साथ ही, मैंने टोटल 4 बार पेपर दिया। एक दिसंबर वाला दिया, फिर जून वाला दिया, फिर दिसंबर वाला, फिर दिसंबर वाला। ठीक है, जून वाला। तो इस तरीके से ये मेरे पेपर थे। और इसमें मेरा जो 4 पेपर हुए थे पीजी के टाइम में, और फिर उसके बाद मैंने जो पेपर दिया था, एक मैंने फर्स्ट टाइम नवंबर में दिया प्रीवियस के साथ, फिर फाइनल में, फिर दिसंबर में, और फिर फाइनल में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे जो पहले 2 अटेम्प्ट थे उसमें मेरा केवल नेट हो पाया था, मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया था। उसके बाद मेरा जेआरएफ हो गया था। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि जब आपका एक बार नेट हो गया था आप बार बार क्यों दे रहे हो। देखो, फर्स्ट टाइम जो नेट हुआ, जेआरएफ हुआ था मेरा, वो बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। और जो सेकेंड बार का जेआरएफ है वो ऑन बाउंड्री है। अभी तक मैंने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया था, तो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तभी हमें जेआरएफ का बेनिफिट मिल पाता है, हमें फेलोशिप मिल पाती है। तो इसलिए मेरा अब की बार जेआरएफ क्वालिफाई करना बिल्कुल कंपलसरी था। ठीक है, तो इसलिए मैंने अब की बार जेआरएफ का पेपर दिया था। अब मैं यहां पर बताता हूं कि देखो, सबसे पहले एक शब्द में बता दूं, मैंने जितने भी अटेम्प्ट दिए टोटल, उसमें मेरा एक बार भी फेल नहीं हुआ। सबसे मेन बात ये थी। और उसमें मेरा फेल ना होने का सबसे बड़ा रीजन था, हमें जब बहुत अच्छा गाइडर मिल जाता है, गाइड करने वाला जब हमें बहुत अच्छा मिल जाता है, तो हम बहुत आसानी से, बहुत सरलता के साथ हम कोई भी ऊंची से ऊंची सफलता हासिल कर सकते हैं। हम महाभारत का युद्ध देखते हैं, जो कर्ण था वो अर्जुन की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन केवल गाइड करने वाले की वजह से युद्ध में कर्ण की हार हुई थी और अर्जुन की जीत हुई थी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि यदि आप कोई भी युद्ध लड़ रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जो आपका गाइड करने वाला है उसका उस एग्जाम पर और आपके उस एग्जाम को पास करवाने पर कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, यदि आपको गाइड करने वाला बहुत ही अच्छा इंसान है, वो आपको सही ढंग से गाइड कर रहा है, आपकी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा है, आप बहुत आसानी से कम मेहनत में भी सफलता हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। मेरे को गाइड कर रहे थे मेरे मामा जी, मेरे को उन्होंने बहुत गजब तरीके से गाइड किया था, और उनका खुद का भी जेआरएफ था, तो उन्होंने मेरे को सारा सारा सिलेक्टेड कंटेंट दिया था। हो सकता है मेरा फर्स्ट टाइम में भी जेआरएफ हो सकता था, लेकिन उसका कारण क्या था, क्योंकि जब मामा जी ने जेआरएफ का पेपर दिया था उस टाइम फर्स्ट पेपर बिल्कुल ऐसा आता था कि आप बिल्कुल बिना तैयारी के जा रहे हो तो भी आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। साथ ही साथ वो यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो उनमें एनवायरनमेंट वगैरह, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी उनकी। पेपर बहुत लो लेवल का आता था, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट पेपर को कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो जब उन्होंने खुद ने बिना फर्स्ट पेपर पढ़े हुए जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो उनको फर्स्ट पेपर का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं था, तो इसलिए मेरा फर्स्ट 2 टाइम में केवल नेट हो पाया, जेआरएफ बिल्कुल पॉइंटों से रुकता था। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी कहानी मेरे बारे में। पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, और मेरे यहाँ पर बैच चलते हैं नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का। अब की बार भी यहाँ पर बैच चला था, जिसका मैं जल्द ही रिजल्ट का वीडियो लाने वाला हूँ कि हमारे बैच से कितने कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ, कितने कैंडिडेटों का नेट हुआ। मैं सारी बातें यहाँ पर आपके साथ चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि आज हम केवल इस मेन स्पेशली टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बताऊं मेरे प्यारे साथियों, क्या बात चल रही थी,
यहाँ पर मैं वो तो चलते ही हैं, नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर, ज्योग्राफी का तो बैच चलता है, साथ ही साथ अभी राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आई थी तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर बैच चला था। ठीक है, अब देखो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मैं किस तरीके से पढ़ता था, क्या करता था, मैं सारी बातें डिस्कस करता हूं। देखो सबसे पहले मैं बात बताऊं, मैं जो ज्यादा कंटेंट उसको पढ़ने पर कम विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं स्मार्ट स्टडी पर। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन वो बहुत अच्छा वाला पढ़ो। आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपको ऐसे रियलाइज होना चाहिए कि वास्तव में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने पर विश्वास नहीं करता। जो ये सविंदर सिंह वगैरह ये बुक है, इनको मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, ये इतनी मोटी मोटी बुक है, तो मैं क्या करता था, एक तो कुछ बुक थी सिलेक्टेड उनको पढ़ता था, जैसे ISPCS है, नेट के पुराने पेपर है, और नेट ट्यूटर का पुराना एडिशन है, संजय सिंह क्रॉनिकल है। इसके अलावा हर जो यूनिट थी, ठीक है, जब मैंने 2 स्टार के अटेम्प्ट दिए थे उस टाइम केवल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के बेस पर हम अच्छे मार्क्स ला सकते थे, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा नहीं हो रहा। 2020-2021 का जो जेआरएफ का पेपर हुआ है उसमें आप जेआरएफ तभी कर सकते हो जब आप ज्योग्राफी की जो छोटी छोटी यूनिट है, जैसे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, जियो टेक्निकल वाला पार्ट है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, सोशल है, कल्चर है, ये आपकी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पढ़ा भी रहा था, साथ ही साथ कॉलेज लेक्चर का बैच चल रहा था। तो राजस्थान में जो कॉलेज लेक्चर का बैच चलता है, कॉलेज लेक्चर का जो एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं और उसमें ज्योग्राफी की सारी यूनिट कवर हो जाती है। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट थी ना, वो यहाँ पर सेकंड पेपर में इंक्लूड थी। ठीक है, तो सेकंड पेपर में इंक्लूड थी, 75 नंबर का वो पेपर था, तो वहां पर हमें सारा कंटेंट बहुत ऑथेंटिक और हर एक यूनिट को कवर करते हुए प्रोवाइड करवाना था। तो मैंने क्या किया, बहुत शानदार तरीके से अलग अलग राइटर की यूनिट वाइज तरीके से अलग अलग राइटर की बुक लेके आया ऑथेंटिक, और फिर उससे मैंने क्या किए, नोट्स बनाए। क्या किए, नोट्स बनाए मैंने खुद ने। इसके अलावा जयपुर की बहुत सारी अच्छी अच्छी कोचिंग है, जैसे अजीमुत है, नाम सुना होगा, सितांशु सर की है, अस्तित्व है, इन सभी के भी मैंने नोट्स लिए। और इसके अलावा एक बच्चन सिंह जी हैं, इन सभी के मैंने नोट्स लिए, साथ ही साथ मैंने बुक ली, और इन सभी को मैंने कंबाइन करके अपने अकॉर्डिंग बेस्ट नोट्स तैयार करने की कोशिश की। और इस तरीके से मैंने ये सारी चीजें मिलाकर बहुत ही शानदार वाले नोट्स तैयार कर लिए। और उन नोट्सों के बेस पर मेरे जो कॉलेज लेक्चर का बैच चल रहा था उसमें बहुत सारे कैंडिडेटों का ज्योग्राफी में बहुत शानदार स्कोर हुआ था। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी उनका जो नेट जेआरएफ का पेपर है इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेटों का यहाँ पर जेआरएफ है, नेट तो बहुत ही कैंडिडेटों का हुआ है। ठीक है, तो ये थी सबसे मेन बात। अब मैं बताऊं कि मैं कितना पढ़ता था। देखो सबसे मेन अपने बारे में मैं ये बताऊं मैं कितना पढ़ता था। देखो मैं लंबे टाइम की पढ़ाई पर भी विश्वास नहीं करता। मैं ये विश्वास नहीं करता कि आप 5 महीने पढ़ो, 6 महीने पढ़ो। मेरी सोच के अकॉर्डिंग आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, 3 महीने सफिशियंट होते हैं। मैंने यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के, कि जिन्होंने मात्र 3 महीने की तैयारी करके प्री क्वालिफाई कर दिया यूपीएससी का प्री। उसके बाद जो टाइम बचा उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी की, उन्होंने मेंस क्वालिफाई कर दिया और उन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, और ओवरऑल वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया। तो मैं जो लंबे टाइम की तैयारी है, जो ज्यादा पढ़ने का मटेरियल है, फिर आप ज्यादा मटेरियल पढ़ना पसंद करते हो, तो इन चीजों को मैं पसंद नहीं करता। मैं पसंद करता हूं कम टाइम पढ़ो। कम टाइम का मतलब पर डे कम टाइम नहीं, ऐसे नहीं है कि आपको 10 महीने पढ़ने हैं, 12 महीने पढ़ने हैं, वो बात कर रहा हूं मैं। 3 महीने पढ़ो पेपर से, जस्ट 3 महीने पहले। तो नेट जेआरएफ में पता चल जाता है कि जून में पेपर होगा तो 3 महीने पहले लग जाओ, जैसे मैं मार्च के महीने से लग जाता था बिल्कुल प्रॉपर वे में। ठीक है, 3 महीने पढ़ो, लेकिन जो ये 3 महीने पढ़ रहे हो ना आप 90 दिन, ये केवल पढ़ाई के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पढ़ाई के होने चाहिए। इन 90 दिन में मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर 1 मिनट की बात कर रहा हूं। आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ो। आपकी कैपेसिटी यदि 10 घंटे की है तो आप 10 नहीं, कम से कम 12-13। मैं रेगुलर जो 90 दिन का पीरियड होता था इसमें मैं कोशिश करता था। बाकी हम रेगुलर कभी नहीं पढ़ सकते, कभी कुछ भी हो सकता है, जैसे कभी मूड नहीं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि चलो माइंड काम नहीं कर रहा, उस दिन पूरे दिन ही पढ़ाई नहीं होती। सभी के साथ होता है ये इशू, कोई फैमिली इशू आ जाता है, ये सारे सभी के साथ चलते हैं। ठीक है, इस दुनिया में सभी के साथ ऐसे इशू चलते हैं, लेकिन हम उनको एवरेज कर सकते हैं। जैसे मैं रेगुलर ऑलमोस्ट
15 घंटे लाइब्रेरी में देता था। कितने? 15 घंटे। मैं सुबह 7 बजे जाता था लाइब्रेरी में, 7 बजे मैं फिक्स पहुंच जाता था, ठीक है। उसके बाद मैं रात को 10 बजे लाइब्रेरी से आता था। इसके अलावा 10 से 11 बजे तक खाना खाना और बनाने का काम होता था। 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक मैं बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ता था। कई बार 1 भी बज जाता था, क्योंकि मैं 5 घंटे सोने पर विश्वास करता हूं। मेरी सोच है कि आप 4 घंटे सोओगे ना तो वो आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो अपने आप ही उसी तरीके से ढल जाएगी। जो कैंडिडेट 8 घंटा सोता है ना उसको 7 घंटे की नींद बहुत कम लगती है। जो कैंडिडेट 9 घंटे सोता है उसको 8 घंटे की नींद कम लगती है। जो कैंडिडेट 10 घंटा सोता है उसको 9 घंटे की नींद कम लगती है। और जो कैंडिडेट मात्र 4 घंटे सोता है उसको 5 घंटे की नींद भी ज्यादा लगती है। तो मैं केवल 5 घंटे सोता था, अभी भी मैं केवल 5 घंटे सोता हूं। लेकिन हमारी बॉडी इस तरीके से काम करने लग जाती है कि ये जो मैं 5 घंटे सोता हूं वो इतनी गहरी नींदें होती हैं कि साइड में आप डीजे बजा लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी गहरी नींद के साथ सोता हूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप 5 दिन तक 5-5 घंटे सो, छठे दिन आप बहुत गहरी नींदों में सोना चालू कर दोगे और 5 घंटे में आपकी पूरी नींद कंप्लीट हो जाएंगी। 24 घंटे में से 5 घंटे गए तो बचे आपके पास कितने? 19 घंटे। 19 घंटे बचे। आप 2 घंटे में अपना खाना पीना और नहाना धोना कर सकते हो, 3 घंटा मान लो, फिर भी आपके पास 16 घंटे बचे हुए हैं, ठीक है। अब 16 घंटे वो टाइम है जो आपका स्टडी टाइम है। 16 घंटे आप पढ़ाई को दे सकते हो। मान लो इसमें से 1-2 घंटा आपका चाय पीने में, बीच बीच में ब्रेक लेने में, पानी पीने में, इनमें निकल जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पानी पी रहे हैं, पानी भर के लेके आ रहे हैं। 5 मिनट माइंड फ्रेश करने के लिए हम कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, हम 5 मिनट के लिए अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो ये वो टाइम नहीं है, ये जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है। आप कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते, इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो कंटिन्यू पढ़ सकता है। ब्रेक चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। मैं ऑलमोस्ट क्या करता था, देखो मेरा 1 घंटे में 1 पानी की बोतल पीता था। मैं अपनी पानी की बोतल ऑलवेज साथ रखता हूं। जब भी आप मेरी क्लास देखते होगे, कभी भी देखो, मेरे पास पानी की बोतल साथ रहती है। तो सबसे पहले तो ये फिक्स कर लो कि आपके पास आपकी पानी की बोतल होनी चाहिए। और मैं एवरेज टारगेट लेके चलता हूं जब मैं पढ़ाई करता हूं, 1 घंटे में मेरे को 1 लीटर पानी खत्म करना है पी के। क्योंकि पानी आप टुकड़ों में पियो, छोटी छोटी बूंद पियो, उसके 2 फायदे हैं। आपके माइंड बिल्कुल फ्रेश होता रहेगा, ठीक है, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहता है पानी से। और जैसे 1 घंटा होता है, एक साइड पानी की बोतल खत्म हो जाती है, दूसरी साइड आपका माइंड भी थोड़ा थोड़ा भरा भरा सा हो जाता है। फिर आप पानी भरने के लिए चले जाओ, बोतल में पानी भरोगे, टॉयलेट करोगे, 5-7 मिनट लगेंगे, फिर आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। बीच बीच में कुछ लोगों को चाय पीने की आदत नहीं है, मेरे को चाय पीने की आदत थी, तो कुछ बीच में चाय पी लेता था। जैसे मैं 3 चाय पीता था ऑलमोस्ट, एक मॉर्निंग में पी के आता था, फिर 11 बजे खाना खाने के लिए चला जाता था, फिर 2 बजे के आसपास एक चाय फिर हो जाती थी, फिर 6 बजे के आसपास चाय हो जाती थी, ठीक है, और फिर 10 बजे रूम पर जाते थे। कभी हो जाता था जब माइंड काम नहीं करता था, 1-2 चाय एक्स्ट्रा हो जाती थी, या फिर कुछ वैसे खा लिया। बाकी ऐसे नहीं है कि चाय पीने के लिए जा रहे हैं और वहां पर 1 घंटा लग रहा है, नहीं। जब मैं लाइब्रेरी से बाहर निकलता था कि अब चाय पीने के लिए जाना है, तो पास में टी स्टॉल थी, टारगेट लेके जाना था कि अगले 15 मिनट में मेरे को वापस यहाँ पर पहुंचना है। कई बार ऐसे ही अगले 10 मिनट में मेरे को, जब ऐसा लगता था कि माइंड आज सही काम नहीं कर रहा, चलो 15 मिनट में आते हैं, चलो 10 मिनट में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल आपका टारगेट फिक्स रखो। लंबे टाइम मत पढ़ो, आप केवल 90 दिन पढ़ो, लेकिन 90 दिन केवल आप पढ़ो, उसमें घूमना फिरना टाइम वेस्ट करना ये चीजें मत करो आप। 1-2 दिन वेस्ट होते हैं हमारे किसी ना किसी तरीके से, वो सभी के होता है, वो आपके स्पेशल नहीं हो रहे, वो मेरे स्पेशल नहीं, वो दुनिया में सभी के होता है। कई बार, बहुत सारी बार ऐसा होता है हमारा माइंड काम नहीं करता, वो सभी के साथ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 रूल थे मेरे। पहला रूल तो ये था, कम पढ़ना। कम का मतलब है ऐसे नहीं है कि बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, कम कंटेंट पढ़ना। लेकिन जो मैं कंटेंट पढ़ता था ना, मैंने जैसे एक बुक पढ़ रहा हूं, मैं सपोज दैट ISPCS पढ़ रहा हूं, तो सिचुएशन ये हो जाती है कि ISPCS का आप एक क्वेश्चन बोलो, जैसे आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तुरंत मैं उसका आंसर बता दूंगा, तुरंत मैं उसका डिस्क्रिप्शन बता दूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो ना, उसको आप इस तरीके से पढ़ लो कि यदि वहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको आप कभी गलत नहीं करो। आपने जो पढ़ा है उसमें से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज पर विश्वास करता हूं, ठीक है भाई। जो आपका पढ़ा हुआ ही नहीं है, वहां से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं। लेकिन जो आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो सबसे खराब बात है।
ठीक है। तो मैं जो चीजें पढ़ता हूं उसको मैं 100% ऐसे पढ़ लेता हूं कि आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो वो क्वेश्चन, वो लाइन, यहां तक कि मैं लाइन भी बता सकता था कि ये हो सकता है, इसके ऊपर नीचे लाइन ये हो सकती है। ठीक है, 8-8 10-10 बार किताब को रंगने में मैं ज्यादा विश्वास करता हूं। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से पढ़ें। किताब को मैं फुल रंग देता था। ठीक है, मेरी किताब देखो, मेरी एक किताब 2 एग्जामों से ज्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि उसमें रंग दिया, ABCD निशान, बहुत सारी चीजें बन जाती थी उसमें। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो ये कुछ फंडा थे। और दूसरी बात, आप रेगुलर का टारगेट बनाओ। मैं जैसे एक बुक लिया, उस बुक को मैं ऐसे सोचता था कि अब इस बुक को मेरे को अगले 5 दिन में या 7 दिन में कंप्लीट करनी है। 7 दिन का टारगेट बनाओ, फिर उसको आप पर डे में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्या करो, पर डे में कन्वर्ट करो। रात को सोने से पहले आप एनालिसिस करो कि आपका टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, मैं रात को 12 बजे जब सोता था उससे पहले ही नहीं, मैं एक बार 5 बजे के आसपास भी एनालिसिस करता था कि मेरा अब तक का टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, टारगेट बना लिया पूरा दिन का, रात को 12 बजे सोने से पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं कि आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। सपोज दैट रात को 12 बजे तक हमारा केवल 10% टारगेट कंप्लीट है, 90% अनकंप्लीट है, तो हम कुछ भी कंडीशन ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम उस टारगेट को पूरा करके सोएंगे। क्या होगा, वो पूरा दूसरे दिन के लिए पेंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता था, अपना खुद का जो टारगेट था उसका मैं दिन में कम से कम 2 बार, कई बार 3-4 बार भी एनालिसिस करता था। 2 बार फिक्स था। सुबह से 5 बजे तक मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैं 5 बजे तक का टारगेट अलग लेता था, 5 से रात को सोने तक का टारगेट अलग लेता था। जो 5 बजे तक का टारगेट था उसको मैं फिक्स 5 बजे एनालिसिस करता था कि मेरा 5 बजे तक का टारगेट पूरा हुआ है कि नहीं। ठीक है, उसमें यदि कुछ पेंडिंग रहता था तो उसको मैं ले लेता था कि भाई ये वाला टारगेट भी मेरे को कब तक कंप्लीट करना है, 5 बजे से और सोने तक करना है। ठीक है, तो जो 5 बजे से पहले का टारगेट छूट जाता था उसको मैं रात को कई बार तो 2-2 बजे तक सोकर कंप्लीट करता था। तो इससे क्या होता है, यदि आप अपना टारगेट का दिन में 2 बार एनालिसिस करते हैं, 3 बार एनालिसिस करते हैं, तो आपका टारगेट पूरा 100% कंप्लीट होगा। दूसरी बात क्या होती थी, मैं जो अपना टारगेट है वो मैं 10% एक्स्ट्रा लेता था। क्या करता था, 10% एक्स्ट्रा लेता था, क्योंकि हमारा एक साइकोलॉजी होता है। वो क्या होता है, आप कभी एक दिन का टारगेट लो 1 पेज पढ़ने का, तो भी आप पूरा नहीं करोगे। आप दूसरे दिन का टारगेट लो 3 पेज पढ़ने का, आप आसानी से 2 पेज पढ़ लोगे। ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो मेरे को लगता था कि मेरी कैपेसिटी है 20 पेज पढ़ने की। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि मैं केवल 20 पेज पढ़ सकता हूं, तो मैं 22 पेज का टारगेट लेता था और उसको हर हाल में मैं कंप्लीट करने का कोशिश करता था। ठीक है, तो जब मैं इस 10% 110% टारगेट को पूरा करने की कोशिश करता था तो आसानी से मैं इस 100% टारगेट तक पहुंच जाता था। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो आप अपना 10% एक्स्ट्रा टारगेट ले, रेगुलर मंथली टारगेट बनाएं, वीकली बनाएं और पर डे बनाएं। जैसे सप्ताह कंप्लीट हो तो आप अपना एनालिसिस करें कि मैंने पिछले 7 दिन में क्या पढ़ा है। ठीक है, आप बाहर चाय पीने के लिए जा रहे हो, आप 7 बजे से पढ़ रहे हो, 10 बजे आप चाय पीने के लिए जा रहे हो, तो आप एक बार सोचो कि इन 3 घंटों में मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, मतलब ये है कि मेरे ये जो 90 दिन होते थे ना, इन 90 दिन में मेरे पास मेरे हर 1 मिनट की रिपोर्ट होती थी कि मैंने 1 मिनट कहां वेस्ट किया, मैंने पिछले 1 घंटे में क्या पढ़ा, ये सारा सब कुछ रहता था। एक डायरी रखो बिल्कुल छोटी, मेरे पास अभी भी ऑलवेज रहती है, उसमें मैं अभी भी अपना पर डे का टारगेट लिखता हूँ कि क्योंकि मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, मैं बुक लिख रहा हूँ, इसके अलावा वेबसाइट पर काम चल रहा है मेरे, और पढ़ाना होता है, सारी चीजें चल रही हैं। नेट के फर्स्ट पेपर की भी बुक लिख रहा हूँ, ज्योग्राफी के नेट के पुराने पेपर की भी बुक लिख रहा हूँ। तो मैं अभी भी रेगुलर टारगेट लेता हूँ मॉर्निंग में उठते कि मेरे को आज ये काम करना है। ठीक है, या फिर रात को सोने से पहले ले लो, बात तो वही है। ठीक है, तो आप एक छोटी सी डायरी रखो जिसमें आप अपना पर घंटे का, पर सारा अपना पूरा 90 जो ये क्या है, जो 90 दिन है इसका पूरा टारगेट रखो आप। ठीक है, दूसरी बात मैं एक चीज और बता दूं आपको प्यारे साथियों, जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार चलो हमने बहुत पढ़ लिया। तो आप एक चीज और ध्यान रखो, कई बार क्या होता है, हम 15 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हम 2 घंटे की पढ़ाई कर पाते हैं। ऐसा बहुत सारी बार होता है, 15 घंटे लाइब्रेरी में प्रेजेंट है लेकिन हम पढ़ाई केवल 2 घंटे की कर पाए।
तो मैं आपको इस मामले में एक छोटी सी राय दूंगा। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, एक बार एक छोटा सा एवरेज निकालो कि इस बुक का आप एक पेज पढ़ने में कितना टाइम ले रहे हो। सपोज दैट आप एक पेज को कंप्लीट करने में 15 मिनट का टारगेट ले रहे हो, टाइम ले रहे हो, ठीक है। कोई भी बुक है, 500 पेज की बुक है, इसके एक पेज को कंप्लीट करने में आप लगभग 15 मिनट का टाइम ले रहे हो, ठीक है। आपको इतना टाइम लग रहा है 15 मिनट का एक पेज को कंप्लीट करने में। तो आप बीच बीच में ऐसे भी चेक करते रहो कि भाई मैंने 3 घंटे पढ़ लिए, क्या मेरे 45 पेज कंप्लीट हुए या नहीं हुए। आप चेक करते रहो कि भाई सॉरी मैंने 3 घंटे पढ़ लिए, 15 मिनट में एक टारगेट पूरा हो रहा है, 15 मिनट में एक पेज पूरा हो रहा है। तो आप ऐसे टारगेट लेते रहो कि भाई मैंने 45 मिनट पढ़ा है, मेरे 3 पेज पूरे हुए हैं या कि नहीं हुए। आप लो कि भाई मैंने 90 मिनट पढ़ ली टोटल, मेरे 6 पेज पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। तो इससे क्या होगा, आपका हर एक मिनट का आपके पास हिसाब रहेगा, आपके हर एक मिनट का, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ोगे ना तो भाई साहब मैं तो 100% कह सकता हूं आप 90 दिन में चाहे यूपीएससी का टारगेट लेके बैठ जाओ, गारंटी के साथ यूपीएससी पार जाओगे आप, ठीक है। तो मेरे सबसे बेस्ट 2 ही फंडा थे। सबसे पहला अच्छा कंटेंट पढ़ना, स्मार्ट स्टडी करना, टाइम का पंक्चुअल होना, टाइम की हर एक मिनट का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। इसके अलावा यदि आप इंटरेस्टेड हो आगे मेरे से पढ़ने में तो ज्योग्राफी का बैच और फर्स्ट पेपर का दोनों का बैच स्टार्ट हो चुका है। ज्योग्राफी के बैच का चार्ज है 800 रुपए और फर्स्ट पेपर के बैच का चार्ज है 600 रुपए, ठीक है। फर्स्ट पेपर के बैच का चार्ज है 600 रुपए, ज्योग्राफी के बैच का चार्ज है 800 रुपए। आप चाहो तो बैच ले सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कॉस्ट है। पूरे कोशिश करूंगा, मेरा ऑलवेज टारगेट रहता है कि फर्स्ट पेपर में मेरे बैच में हर किसी के 40+ क्वेश्चन ठीक हो। ज्योग्राफी में मेरा टारगेट है कि मेरे बैच में हर किसी के 80+ क्वेश्चन ठीक हो। और इसके लिए, इस वाले टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मेरे को जो भी कंटेंट अच्छा लगता है मैं 100% वो प्रोवाइड करवाता हूं। मेरा टारगेट यहाँ पर केवल सिलेबस कंप्लीट करवाना ही नहीं है प्यारे साथियों, मेरा सबसे मेन मोटिव है कि मेरा रिजल्ट आए, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब का कोई टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है इसी फील्ड में। तो यहाँ पर मैं अपना एक रिजल्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा टारगेट लेके चलता हूँ कि मेरे बैच में कितना स्कोर हुआ। जैसे स्कूलों में नहीं रिजल्ट दिखाने का काम होता है, बिल्कुल वही रिजल्ट दिखाने का काम करता हूं यहां पर मैं। तो इस स्कोर को करने के लिए मेरा सबसे मेन मोटिव जेआरएफ होता है, नेट नहीं है भाई। नेट का क्या करोगे लेकर, कोई मतलब नहीं है, जेआरएफ चाहिए हमें। क्या चाहिए, जेआरएफ चाहिए। और जेआरएफ के लिए कुछ भी हो कैसे भी हो हम हर पंडा अपनाने की कोशिश करते हैं। जनरल कैटेगरी से हूं, इससे ज्यादा कटो किसी की नहीं जाती है, ठीक है। तो ये था मेरा छोटा सा प्लान। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ ली होंगी, ठीक है। बाकी आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आपका कंफ्यूज है, डाउट है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंटरेस्टेड है तो आप मेरा फर्स्ट पेपर का ज्योग्राफी का दोनों का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सामने कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें और बैच लें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।